भारत का संविधान। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, सोचिए, ये एक जिंदा कहानी है जो लगातार बदल रही है। आज हम इसी कहानी के कुछ सबसे दिलचस्प पन्ने पलटने वाले हैं। बात करेंगे उन बड़े बदलावों की, उन संशोधनों की जिन्होंने आज के भारत को बनाया है। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी देश अपने सबसे जरूरी दस्तावेज को, अपनी रूल बुक को 100 से ज्यादा बार क्यों बदलेगा? क्या ये कोई कमी है? बिल्कुल नहीं। यही सवाल आज हमारे इस पूरे सफर का केंद्र है, क्योंकि ये जो बदलाव है ना, ये संविधान की कोई कमजोरी नहीं दिखाते, बल्कि ये एक जिंदा और लगातार बदलते हुए लोकतंत्र की सबसे बड़ी निशानी है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि संविधान क्यों बदलते हैं। फिर देखेंगे कि कैसी इन बदलावों ने देश को जोड़ा, सत्ता की राजनीति को कैसे आकार दिया, समाज को कैसे बदला, और आखिर में आज ये हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, संविधान क्यों विकसित होते हैं। और कहानी शुरू होती है सबसे बुनियादी सवाल से, आखिर संविधान को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, हमारे संविधान को बनाने वाले ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि कोई भी दस्तावेज एक बार में परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए उन्होंने बड़ी समझदारी से संविधान के अंदर ही बदलाव की एक चाबी छोड़ दी, क्योंकि वो जानते थे कि जो कल आएगा उसकी ज़रूरतें आज से बिल्कुल अलग होंगी। और ये चाबी, ये फॉर्मल प्रोसेस है आर्टिकल 368। यही वो टूल है जो हमारी संसद को संविधान में कुछ नया जोड़ने, कुछ पुराना हटाने या किसी चीज़ को बदलने की ताकत देता है। और एक दिलचस्प बात, ये आइडिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। लेकिन हर बदलाव एक ही तरीके से नहीं होता। इसके आप कह सकते हैं 3 रास्ते हैं। एक है सिंपल मेजॉरिटी, मतलब साधारण बहुमत। ये थोड़ा आसान रास्ता है। फिर आता है स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत, जो काफी मुश्किल है। इसमें 2/3 सदस्यों की सहमति चाहिए होती है। और फिर है सबसे मुश्किल रास्ता, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की भी मंजूरी। ये रास्ता तब लिया जाता है जब देश के मूल ढांचे जैसे केंद्र राज्य संबंधों में कोई बड़ा बदलाव करना हो। इसे इतना मुश्किल इसलिए बनाया गया है ताकि संविधान की जो नींव है वो मजबूत बनी रहे। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आज़ादी के ठीक बाद के दौर में। देखते हैं कि कैसे शुरुआती चुनौतियों से निपटने के लिए इन संशोधनों का इस्तेमाल किया गया। ये वो दौर था जब एक नए राष्ट्र को गढ़ा जा रहा था। यहाँ हम संविधान को बिल्कुल एक्शन में देखते हैं। आज़ादी के पहले दशक में ही देखिए कितने बड़े बड़े मुद्दे सुलझाए गए। 1951 में पहले ही संशोधन ने भूमि सुधारों का रास्ता साफ किया। फिर 1956 में 7वें संशोधन ने भाषा के आधार पर पूरे देश का नक्शा ही बदल दिया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। और 1960 में 9वें संशोधन ने एक बहुत ही पेचीदा सीमा विवाद को सुलझाने में मदद की। तो जमीन से लेकर राज्यों की सीमाओं तक सब कुछ तय हो रहा था। अब हम कहानी के एक बहुत ही नाटकीय दौर में आते हैं, 70 का दशक। ये वो समय था जब संविधान एक तरह से राजनीतिक शक्ति के लिए जंग का मैदान बन गया था। और इस दौर का केंद्र था 42वां संशोधन। इसे अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। इमरजेंसी के दौरान 1976 में लाया गया ये संशोधन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद बदलाव था। इसने संविधान के मूल ताने बाने को ही बदलने की कोशिश की। यहाँ एक तरह की राजनीतिक रस्साकशी साफ नजर आती है। एक तरफ 42वां संशोधन था जिसने केंद्र को बेहिसाब ताकत दी, संसद का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया और अदालतों की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को बहुत कम कर दिया। लेकिन फिर सिर्फ 2 साल बाद 1978 में आया 44वां संशोधन। ये एक तरह का कोर्स करेक्शन था। इसने इमरजेंसी की शक्तियों पर लगाम लगाई, संसद का कार्यकाल वापस 5 साल किया और सबसे जरूरी, अदालतों को उनकी समीक्षा की शक्ति लौटा दी। ये दिखाता है कि संविधान में खुद को ठीक करने की भी ताकत है। तो राजनीति के इस खींचतान से आगे बढ़ें तो संविधान का एक और रूप दिखता है। ये सिर्फ राजनीतिक दस्तावेज नहीं है, ये हमारे बदलते समाज का आईना भी है। एक ऐसा आईना जो वक्त के साथ अधिकारों और प्रतिनिधित्व को और फैलाता है। जैसे कि हमारी भाषाएं। भारत की भाषाई विविधता को संविधान ने हमेशा सम्मान दिया है। समय के साथ 3 बड़े संशोधनों के जरिए 21वें, 71वें और 92वें नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नतीजा, आधिकारिक भाषाओं की सूची 14 से बढ़कर 22 हो गई।
ये हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का सबसे बड़ा सबूत है। और फिर एक ऐसा बदलाव आया जिसने देश के लोकतंत्र की तस्वीर ही बदल दी। ये था 61वां संशोधन 1989 में। बस एक छोटा सा बदलाव, वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। लेकिन इसका असर देखिए, रातों रात करोड़ों युवा वोटर बन गए। देश का पूरा चुनावी समीकरण ही बदल गया। इसी तरह समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा को भी और मजबूत किया गया। 1990 में 65वें संशोधन के जरिए एससी और एसटी समुदायों के लिए एक नेशनल कमीशन बनाया गया। लेकिन बाद में ये महसूस हुआ कि दोनों समुदायों के मुद्दे अलग हैं और उन्हें ज्यादा फोकस्ड अटेंशन की जरूरत है। तो 2003 में 89वें संशोधन से इस कमीशन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक नेशनल कमीशन फॉर एससी और दूसरा नेशनल कमीशन फॉर एसटी। चलिए अब इस कहानी को बिल्कुल आज के दौर में ले आते हैं। बात करते हैं आधुनिक भारत की और उन संशोधनों की जिनका असर हम सब पर पड़ रहा है। ये बात तो साफ है कि संशोधन की ये प्रक्रिया आज भी उतनी ही जिंदा है। हाल के सालों में कितने ही बड़े बदलाव हुए हैं। 2016 में 101वां संशोधन आया जिसने जीएसटी लागू करके देश के टैक्स सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया। फिर 2019 में 130वें संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। उसी साल 104वें संशोधन ने SC/ST आरक्षण को तो आगे बढ़ाया, लेकिन एंग्लो इंडियन मनोनयन को खत्म कर दिया। और हाल ही में 2023 में 106वां संशोधन, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण लाया है। तो अगर हम आज के इन बदलावों को देखें तो 3 बड़े थीम्स उभर कर आते हैं। एक है आर्थिक सुधार, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है जीएसटी। दूसरा है सामाजिक समानता, जिसमें EWS और महिला आरक्षण जैसे कदम शामिल हैं। और तीसरा है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जिसमें SC/ST आरक्षण को आगे बढ़ाने जैसे फैसले हैं। मतलब आज भी संविधान देश के बड़े और जरूरी मुद्दों को एड्रेस कर रहा है। तो ये पूरा सफर हमें एक ही बात बताता है कि भारत का संविधान वाकई में एक जिंदा दस्तावेज है। ये पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी है जो देश के साथ साथ चलती है, बदलती है और विकसित होती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, इसके संविधान का अगला अध्याय क्या होगा?